अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शाहिल एंड आई एम अली। और आज हम आपके लिए लाए हैं Hyundai Elantra का ऑनर्स रिव्यू और हमारे साथ हैं मिस्टर असद। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब हम आपको इस गाड़ी के जो है ऑनर्स पर्सपेक्टिव भी बताएंगे और ओवरऑल जो इस गाड़ी का एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे हमारी फेसबुक कम्युनिटी पे, जिसका नाम है ब्लूमबर्ग ओवरड्राइव। इस ग्रुप में हम आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड वी इनकरेज all of you to be a part of it. And apart from that, this is a general public service message कि if you haven't gotten vaccinated, please do. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी करवाई है, असद की भी मुझे पता लगा है, इनकी भी वैक्सीनेशन हुई है। शाहिल इज ऑल्सो वैक्सीनेटेड। अभी तक तो हमें कोई साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स नहीं आए, कोई हमने चाइनीज नहीं बोलना शुरू की। प्लीज गेट वैक्सीनेटेड फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस एंटायर नेशन। तो व्यूअर्स, हम इस गाड़ी का रिव्यू पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने इसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन किया था विद होंडा सिविक 10th जनरेशन और जो टोयोटा करोला ग्रैंडे, एंड यही इसके की कंपेटिटर्स हैं लोकल मार्केट में। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि इस गाड़ी के बारे में बहुत सी क्यूरियोसिटी है मार्केट में और लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि गाड़ी एक अच्छा कंपेटिटर है या नहीं। तो इस वजह से आप लोगों को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए हम लोगों ने ऑनर्स रिव्यू भी इसका अरेंज किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि इस गाड़ी की जो अब प्राइस है वो तो उसमें रिडक्शन आ गया, जस्ट लाइक ऑल अदर लोकल कार्स जो कि अभी रिसेंटली ही बजट में उसको अनाउंस किया गया है। तो अब इसकी जो करंट प्राइस है वो तकरीबन एग्जैक्टली एक्स फैक्ट्री प्राइस है 3.9 मिलियन। उसके ऊपर आप इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं और जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं वो ऐड अप कर सकते हैं। सिंस असद आपने ये गाड़ी परचेज की थी, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है जब ये गाड़ी लॉन्च की थी, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जो इसकी रिडक्शन हुई है प्राइस के बारे में? मेरा तो ये ख्याल है कि आफ्टर रिडक्शन ऑफ 150 आई थिंक 1.5 लाख रुपए की रिडक्शन आई है, तो आई थिंक इट्स एन इवन मोर कंपेलिंग प्रोडक्ट देन बिफोर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू फॉर मनी और जो प्राइस में जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, आई थिंक the overall package, I think right now it's a no-brainer in terms of its key competitors against the competitors. I think अब कोई curiosity जो मार्केट में थी वो रहनी चाहिए नहीं, बट अगेन माई टेक ऑन दिस के आप इस गाड़ी को एक बार टेस्ट ड्राइव करें, इस गाड़ी को इसके कंपेटिटर्स के साथ गेज करें एंड देन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब आपसे एक और जो क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है वो ये कि इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी और इलांट्रा को चूज़ करने में जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था वो क्या था? बिल्कुल, तो मैं एक्चुअली सिविक 10th जनरेशन यूज़र हूँ इस वक्त। मेरे पास एज अ सेकंड कार वो गाड़ी अवेलेबल है। 2017 मॉडल मैंने जब आई थी मैंने ली थी और वो गाड़ी आई थिंक मैंने तकरीबन 35,000 किलोमीटर चला ली है। जो इसकी डिसीजन मेकिंग, जहाँ तक की इसकी बात है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इलांट्रा लेने का, वो ये था कि मैं खुद एक मार्केट में एक फैमिली अच्छी कार चाह रहा था जो कि कंफर्टेबल भी हो, जो कि प्रैक्टिकल भी हो और जो कि करंट मार्केट ऑफरिंग्स के साथ कम्पीट करती हो। तो ये 3-4 चीज़ें, ये 3-4 क्राइटेरिया की बेस पे मैंने अपनी वर्किंग शुरू की। अगेन कंपेटिटर्स तो वही हैं, सिविक है और करोला है, बट इलांट्रा बीइंग अ न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट, आई हैड टू गिव इट्स फेयर चांस। मैंने इसको यूज़ किया, मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव की और फिर मैंने 2-4 इसके ओनर्स से बहुत अच्छी डिटेल में बात की। तो अगेन ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई गॉट, मैंने फिर उसको यूज़ किया। इन द एंड आई थिंक I made a very fair decision in terms of the whole package for the money. मैंने पुरानी प्राइस पे ली थी, बजट के बाद I think it's an even better option for people who are actually looking in this car segment. जिन्होंने गाड़ी अपनी अपग्रेड करनी है या जिन्होंने गाड़ी न्यू लेनी है, I think this is one of the best competitors out there. अच्छा असद, आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, उसकी क्या कॉस्ट आई है? जी अली भाई, इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बिटवीन 125 एंड 130 के करीब आती है और इसका जो टोकन टैक्स है वो भी अराउंड 12.5 to 13,000 है, सेम एज सिविक एंड करोला। ये पंजाब की रजिस्ट्रेशन है। अगर इस्लामाबाद से कोई रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो तकरीबन आपको 112 से 115 के दरमियान पड़ेगी। पहले इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन और पंजाब में फर्क काफी ज्यादा था, बट लास्ट ईयर से इन्होंने वो गैप जो है काफी कम कर दिया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा सर, जब ये मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी आपने 1000 किलोमीटर तो चला ली है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने इसकी जो फर्स्ट इंस्पेक्शन है वो भी करवा ली होगी, तो इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी शाहिल भाई, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था बिकॉज अगेन आई थिंक कंपेयर टू होंडा या टोयोटा, वो इन Hyundai का नेटवर्क अभी थोड़ा ज़रा फ्रेजाइल है, थोड़ा इमेच्योर है। तो आई थिंक देयर स्टिल a room for improvement basically on the customer experience or on the dealership experience.
वो थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है, बट आई गेस विद टाइम हम देख सकते हैं कि इस चीज को काफी ज्यादा बेहतर किया जा सकेगा। हाँ, उसको अभी टाइम लगेगा बिकॉज अभी तो कंपनी नई नई आई है और इनकी जो डीलरशिप्स हैं वो हार्डली आई थिंक अराउंड माइट बी अ डजन इन एंटायर पाकिस्तान, वेयर एज उनकी डीलरशिप्स तो कोई 30-40 इस तरह से नेटवर्क उनका बहुत वाइड स्प्रेड है, पार्ट्स का भी नेटवर्क और डीलरशिप्स का भी। सही। अच्छा, मैं भी इस पे थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था और मुझे पता चला है कि इसमें पहली जो 3 इंस्पेक्शंस हैं उसमें सर्विस चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो भी पार्ट्स आप परचेज करते हैं वो आपको पे उनका करना पड़ता है। जहाँ तक Hyundai इसका जो ऑयल है वो रेकमेंड करती है दैट 0W30 आपको उधर से परचेज करना पड़ता है और उसकी कॉस्ट तकरीबन कोई 5 से 5,500 रुपये, जिसमें 4 लीटर डलता है। अच्छा, ये एक जो चीज है, ये पॉइंट ये मुझे हमेशा बॉदर करता है कि डीलरशिप्स ने एक तरह की अपनी, आप कह लो कि थोड़ी सी मनमानी रखी हुई है कि आपको ऑयल भी इनसे खरीदना पड़ता है, वरना वो आपको थ्रेट करते हैं जी हम आपको वारंटी डिनाई कर देंगे, हम आपकी बुक नहीं स्टैम्प करेंगे, एंड इस तरह की बातें होती हैं। एग्जैक्टली सेम ऑयल, उनमें PSO, टोटल, शेल, अटक एंड ऑल, आप उनका वही एग्जैक्ट ऑयल जब पंप से खरीदते हैं कंपनी से जाके तो वो 1,000 रुपए से ज्यादा का उसमें फर्क होता है, वो सस्ता होता है, और डीलरशिप सिर्फ अपनी इस मनमानी की वजह से उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रही होती है। सो आई नेवर गेट दिस एंड दिस मस्ट बी समथिंग जिसको के रेगुलराइज करना चाहिए गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज को। तो मुझे बताइए कि इसकी वारंटी ये कितनी देर की दे रहे हैं? ये जी आई थिंक इंडस्ट्री लीडिंग है, 4 years या 100,000 किलोमीटर्स विच एवर कम्स फर्स्ट। अच्छा। तो कंपेयर टू अगेन देयर कई कंपेटिटर्स जो कि 2 या 3 साल की वारंटी एक्सटेंडेड का ठप्पा लगा के देते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड 4 year वारंटी दे रहे हैं, विच इज अगेन आई थिंक गोज टू शो के ये अपने प्रोडक्ट पे बिलीव कर रहे हैं एंड दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड, और ये आपको एक अच्छा एक पीस ऑफ माइंड मिलता है इससे। ट्रू। और मेरे ख्याल से जो इंजन भी है अब ये, क्योंकि 3 गाड़ियों में तो ऑलरेडी अभी आ रहा है, क्योंकि इलांट्रा है, स्पोर्टेज है, टूसॉन है, तो इन 3 में आ रहा है, और अब बल्कि जो नई सोनाटा लॉन्च की है उसमें भी है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो इंजन है वाकई इसमें इनको काफी यकीन है, जिसकी वजह से ये इतना इस पे कॉन्फिडेंस शो करवा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा असद, मैंने जो सिल्वर वाली गाड़ी रिव्यू की थी हमने, वो मेरे कजन की गाड़ी है, और जब मैंने वो गाड़ी ड्राइव की, मैं चला रहा था उसको, मैंने जब हॉर्न बजाया तो मुझे लगा कि मैं एक CD70 चला रहा हूँ 4 पहियों पे AC के साथ। सो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम निशात कंपनी, Hyundai मोटर्स निशात। ये हॉर्न की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि आपने CD70 का हॉर्न इसमें क्यों लगाया है। सो यू चेंज द हॉर्न, अभी आपने बजाया और उसकी आवाज डिफरेंट है। जी जी, मैंने ये आई थिंक फर्स्ट डे ही हॉर्न चेंज करवा लिया था, बिकॉज अगेन आई शेयर योर कंसर्न एज वेल कि ये हॉर्न बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग था, और गिवन द स्टेचर ऑफ द कार और गिवन द प्राइस ऑफ द कार, दिस इज वन थिंग दैट लेट मी डाउन इन टर्म्स ऑफ कि आपने किस किस्म का हॉर्न दे दिया है। अगेन आपका कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है CD70 वाला, तो फॉरन फर्स्ट डे आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो मैंने चेंज करवा लिया था। तो इसमें अब मेरा जो एक कंसर्न है कि कहा जाता है कि अगर तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इसकी वायरिंग के साथ कोई चेंजेस करते हैं तो वारंटी वॉइड होती है, तो क्या आपको भी कोई इसमें चेंजेस करनी पड़ी थी हॉर्न इंस्टॉल करने के लिए? नहीं, वारंटी इसकी इस तरह वॉइड नहीं हो गई क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल चेंजेस नहीं थी, इट्स अ प्लग एंड प्ले ऑप्शन। आपका जो एग्जिस्टिंग हॉर्न है वो भी क्लिप्स के साथ ही लगता है। सही। और ये जो नया हॉर्न मैंने लगवाया, दिस इज आल्सो द सेम कैटेगरी, सेम थिंग, सो प्लग एंड प्ले ऑप्शन है, तो इसमें आपने कोई इलेक्ट्रिकल चेंजेस नहीं किए, आपने सिर्फ ग्रिप डिस्कनेक्ट करके नए की लगा दी, सेम ग्रिप यूज हुई है, बाकी और कोई वायरिंग कोई चीज कोई इसमें टंग नहीं हुई। आई एम अज्यूमिंग कि आपने इस गाड़ी को लॉन्ग पे भी चलाया है, तो जो इसकी रोड नॉइज है और जो टायर नॉइज है उसके बारे में क्या ख्याल है? टायर से एक और भी चीज हमें याद आई, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, इसका मैंने लॉन्ग पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, not a lot, but as far as the comparison is concerned with Civic और Corolla, I can safely say कि ये उनसे काफी बेहतर है in terms of its insulation, in terms of its road noise, या फिर इसकी इंजन नॉइज आती है थ्रू दिस A pillar, वो इस गाड़ी में apparently नहीं है। सही। और given the status of the tires as well, लोकल जो टायर्स आते हैं सिविक में, और इसमें भी आई थिंक अब लोकल आ रहे हैं, इसमें तो ऑलरेडी कुम्हो के टायर्स थे जो कि कोरियन इंपोर्ट टायर्स हैं, तो दे आर माइल्स अहेड ऑफ द लोकल ऑफरिंग्स। तो आई थिंक कि ये एक ओवरऑल पैकेज इन टर्म्स ऑफ साउंड, इंसुलेशन, रोड नॉइज एंड कंफर्ट, दिस टिक्स ऑल द बॉक्सेस। अच्छा, देयर इज वन मोर टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे, मुझे ये टायरों से ही बात निकली है कि अब जो ये टायर्स दे रहे हैं 2000 लोकल मेड जर्नल टायर्स के जो BG लक्सो सिविक में भी आते हैं, वही वाले टायर्स हैं, इवन साइज भी सेम है, साइज भी एग्जैक्ट सेम है। मैं साइज की बात ही करने लगा हूँ कि जो
ओरिजिनल OEM स्पेक टायर है एलांट्रा का, जी। दैट इज 205/55/16, लेकिन निशात मोटर्स ने इस पे जो टायर प्रोफाइल और साइज अब लगाना शुरू कर दी है जस्ट टू सेव कॉस्ट एंड लोकलाइजेशन, वो 215/55 है, विच इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड बाय हुंडई मोटर कंपनी ग्लोबली एनीवेयर फॉर दिस कार। बिल्कुल। सो ये चीज किसी ने नहीं सोची, और यही अगर ओरिजिनल टायर साइज 205 है और आपने 215 लगा लिया है तो ये कहेंगे जी आपने टायर साइज चेंज किया तो वारंटी नहीं मिलेगी आपको सस्पेंशन की। मेरे ख्याल से इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में डिस्कशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपको आइडिया तो हो क्या होगा। तो सिटी के अंदर और हाईवे पे आपको क्या इसने फ्यूल एवरेज दी है? जी शाहिल भाई, इसकी सिटी के अंदर एवरेज बिटवीन 10 एंड 11, जो कि एक यूजुअल एवरेज आ रही है मुझे विद आई थिंक 60 to 70 किलोमीटर जो आप एवरेज स्पीड चलती है विद स्टॉप एंड गो विद एसी। हाईवे पे इसकी एवरेज बिटवीन 13 एंड 14 कह लें आप, जो कि कंसिस्टेंट एवरेज आई थी मुझे विद 120-130 का क्रूज लगा के। सही। मैंने सुना तो है कि बहुत से अभी इंटरनेट पे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं जिसमें लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि गाड़ी 19 किलोमीटर पर लीटर भी ये दे रही है, लेकिन इन रियल टर्म्स आई रियली डोंट थिंक कि वो पॉसिबल है, स्पेशली अगर तो आप 120 से 130 पे चलाते हैं। आई थिंक कि वो पॉसिबल सिर्फ उस केस में है कि जब आप गाड़ी को मोटरवे पे 100 या 90 की स्पीड पे चला रहे हैं। बिल्कुल। आप 90 पे अगर क्रूज लगा देंगे तो दैट्स डेफिनेटली पॉसिबल, बट दैट इज नॉट अ रियल लाइफ सिचुएशन। 90 पे क्रूज आप लगा दें तो मैंने एक दफा इन द नेम ऑफ साइंस सेम काम सिविक के साथ भी किया था 1.8 के साथ, और वो आई थिंक 90 के क्रूज के ऊपर कोई 21-21.5 की एवरेज दे रही थी, बट दैट वाज फॉर द सेक ऑफ फन। प्रैक्टिकलिटी की जहां तक बात है, इस गाड़ी में थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें हैं एज कम्पेयर टू सिविक। जैसे करोला के अंदर उन्होंने तो खैर टोयोटा ने तो उसको नाम दे दिया रिक्लाइनिंग सीट का, जो कि मैं पहले भी एक दफा रिव्यू में क्लैरिफाई कर चुके हैं कि इट्स नॉट अ रिक्लाइनिंग सीट, इट्स अ स्प्लिट फोल्डिंग सीट, दोनों में फर्क होता है। इस गाड़ी में भी स्प्लिट फोल्डिंग सीट है विच इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल अगर आपके पास लगेज ज्यादा है या आप कोई यू वांट टू कैरी लॉन्ग आइटम्स। लेकिन अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे इस बात के ऊपर, और मुझे पता है नीचे कमेंट्स के अंदर भी काफी लोग काफी कुछ बोलेंगे, लेकिन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, सपोज मैं किसी जर्नी पे जा रहा हूँ, लॉन्ग जर्नी मोटरवे पे है, सो यूजुअली पीपल लाइक टू पुट स्नैक्स विद देम, कोई स्नैकिंग के लिए आपने चीजें रखी होती हैं। कोरोला में ये होता है कि जो स्प्लिट फोल्डिंग मैकेनिज्म है वो आप आगे से ऑपरेट करते हैं, सो योर स्नैकिंग कैन एक्चुअली भी यहाँ पे बिल्कुल सीट के आप साथ रख सकते हैं ताकि केबिन में आपको बहुत ज्यादा मैस ना मिले। आपको जब कुछ चाहिए आप हल्की सी सीट आगे करके आप यू कैन एक्चुअली एक्सेस दैट आइटम। वेयरएज इसके अंदर जो इसका लीवर है स्प्लिट फोल्डिंग का वो पीछे से है, यानी आप गाड़ी को सिर्फ डिग्गी से सीट फोल्ड कर सकते हैं, आगे केबिन से नहीं कर सकते। सो ये तो एक प्रैक्टिकलिटी इशू है जो मुझे पता है। इसके अलावा और प्रैक्टिकलिटी में आपको कोई प्लस पॉइंट्स, कोई नेगेटिव पॉइंट्स अगर आपके ज़हन में है, आप बताएं वो क्या है या जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं। As far as the trunk itself is concerned, I think जो कैपेसिटी है बूट की वो बहुत अच्छी है। Corolla I think जितनी ही है और Civic से थोड़ी ज्यादा है, और इसकी जो ओपनिंग है वो स्क्वायरिश शेप है और आपको सामान लोड और अनलोड करने में बहुत आसानी होती है। लोड लिफ्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आई थिंक दिस इज फॉर द सेफ्टी कंसर्न कि आपका लगेज बहुत आगे पीछे ना घूमे, तो इट्स सेफली देयर। इसमें जो स्पेयर व्हील है वो 5th एलॉय जो है वो एलॉय व्हील ही है विद इट्स OEM टायर, कोमोटा का टायर ही है उसमें कॉस्ट सेविंग नहीं की हुई। तो आई थिंक दिस इज वन स्टेप अहेड ऑफ इट्स कंपटीशन कि आपको लॉन्गर रूट या शॉर्ट रूट में अगर आपको टायर फॉरन चेंज करना पड़े देन यू हैव दैट ऑप्शन कि आप एग्जैक्ट सेम टायर लगा सकते हैं। सेकेंडली इसका जो ट्रंक रिलीज है वो भी ऑटोमेटिक है, आप डिग्गी के करीब जाके खड़े होते हैं, ट्रंक खुद ब खुद खुल जाता है, which is to be honest very thoughtful of someone, because मेरे साथ ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम अक्सर होता है कि अभी तो खैर कोविड है, बच्चों के स्कूल वगैरह बंद हैं, बट अगर आप बच्चों को स्कूल पिक करने जाते हैं, आपने अगर बच्चे को उठाया हुआ है, साथ बैग पकड़ा हुआ है, सो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम कि आपने अगर बैग डिग्गी में लोड करना है तो आपके लिए एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। सो वो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फीचर इस गाड़ी के अंदर। दैट इज अ वेरी गुड फीचर, आई कंप्लीटली एग्री। और अगर आप ग्रोसरी रन्स पे हैं, यू हैव सम शॉपिंग बैग विद यू, आप गाड़ी के पास सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए खड़े होंगे, इट रिलीजेस इट्स ट्रंक ऑटोमेटिकली एंड यू डोंट हैव टू डू एनी मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। आप आराम से अपने बैग्स रख सकते हैं एंड इट हैज लाइक 2-3 ऑप्शंस जिसमें आप गाड़ी का ट्रंक यूज कर सकते हैं। एक की के ऊपर है, एक गाड़ी के अपने लोगो के अंदर है, और एक ऑटोमेटिक ट्रंक ऑप्शन। ये तो नॉर्मली होता है कि आप कोई एक आधा बैग अपने मुंह में लटका रहे होते हैं कोई, या फिर आप गाड़ी के साथ उसको खोल रहे होते हैं तो बम्पर स्क्रैच हो जाता है, बहरहाल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। स्मार्ट ट्रंक का जो फीचर है इसे आप टॉगल ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। इसकी ऑप्शन अगर आप मीटर पे चेक करेंगे कन्वीनियंस में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि इसका साउंड सिस्टम आपको कैसा लगा?
आई थिंक इट्स गुड, इट्स नॉट वेरी गुड, लेकिन ये कि अगेन कंपटीशन से कंपेयर करते हुए आई थिंक इट्स अ बेटर सिस्टम. लो डाउन्स में इसकी बेस बहुत अच्छी नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज ट्विक दैट इन योर यूजर सेटिंग. और इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी सपोर्टेड है, जी जी बिल्कुल. इसमें स्टैंडर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेड है, वायर्ड कनेक्शन है, और इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली ऑप्शन इन दिस मार्केट, इन दिस डे एंड एज, जिसमें आपको नेविगेशन के साथ साथ योर म्यूजिक सिस्टम, योर कम्युनिकेशन, सब कुछ आपके फ़ोन में जो हो रहा है दैट विल प्रोजेक्ट ऑन दिस स्क्रीन. और बहुत एक्सेसिबिलिटी है इस चीज़ की, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑफरिंग. इस गाड़ी के अंदर हमने पिछले रिव्यू में बताया था कि एक बहुत बड़ी साइंस है, जो ड्राइविंग साइड का शीशा है वो ऑटो अप नहीं होता. अच्छा, वो साइंस ये है कि ऑटो अप जितनी गाड़ियों में शीशे होते हैं, आप सिविक में भी मैंने चेक किया, फॉर्च्यूनर में भी चेक किया, उसके अंदर ये है कि एक सेफ्टी सेंसर होता है छोटा सा, कि किसी की अगर उंगली बीच में है या हाथ बीच में है तो शीशा खुद ब खुद जब उसको टच करता है वो वापस चला जाता है. सो ऑटो अप के लिए वो सेंसर डालना पड़ता है कंपनीज को. सो प्रोबेबली 300 या 400 रुपए का शायद वो इस तरह का कोई सेंसर होगा जो कि इन्होंने इस गाड़ी के अंदर बचाया है. एक वो प्रॉब्लम है. दूसरा, शाहिल आप मुझे एक चीज कोई और बता रहे थे. वो बेसिकली इसमें ये है कि जब आप गाड़ी को रात को चला रहे होते हैं तो इसके जो बैकलाइट बटन्स हैं वो सिर्फ लॉक और अनलॉक तक ही हैं. जो आपके साइड मिरर्स के एडजस्टमेंट के सारे बटन्स हैं वो बैकलाइट नहीं है. तो अगर आपने रात को कोई भी चीज़ एडजस्ट करनी है, साइड मिरर्स को अगर आपने रिट्रैक्ट करना है या आपने मिरर्स एडजस्ट करने हैं, तो वो आपको फिर या तो लाइट जला के चेक करना पड़ेगा या बस आपको अपनी जो इंट्यूशन है उसी पे बेस करके आगे चलना पड़ेगा. यार, आपको उन्होंने वायरलेस चार्जिंग इसलिए दी है कि आप जब टॉर्च यूज करेंगे उस बटन को ढूंढने के लिए तो आप फोन चार्ज भी कर सकते हैं ना साथ. तो ये बड़ी एक मुझे समझ नहीं आई कि इतने फीचर्स देने के बाद इतनी बेसिक चीजों पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग क्यों की है. आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड. अच्छा असद, मैं इसमें पहले तो मैं दरमियान में बैठा हुआ था, जैसे बाकी वीडियो में आप देख रहे हैं. मैं पीछे आके बैठा हूँ, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं. कभी आप पीछे बैठे हैं इस गाड़ी के अंदर? जी अली भाई, एक बार बैठा था मैं पीछे. एंड व्हाट आर योर इंप्रेशंस? बी ऑनेस्ट, बिकॉज आपके पास सिविक भी है. जी जी बिल्कुल. सो गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन. बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है. उसमें ये होगा कि पीछे वाली सीट्स की बात करेंगे तो दे आर अ लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द लेग रूम एंड द शोल्डर रूम एज वेल. एक तो लेग रूम जो सी है वो इतनी अच्छी नहीं है. सेकेंडली, सीट का जो बैक का एंगल है वो भी कोई बहुत ज्यादा मजे का नहीं है. सीट की कंटूरिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं जितनी एक इस कैटेगरी की, इस प्राइस की गाड़ी से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. सेकेंडली, एंट्री करते हुए हमने जब शाहील रिव्यू किया था लास्ट टाइम, तो आपको याद होगा कि मेरा बाहर निकलते हुए 2-3 दफा ये जो स्पेशली अगर आप डोर खोलते हो और आप इसकी ये जो चीज देखते हो ना, तो यू हैव टू बी एक्चुअली आपको बेंड डाउन होना पड़ता है आपको बाहर निकलने के लिए गाड़ी के अंदर से. तो वो भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है इसके अंदर. तो नाउ इट्स टाइम कि हम इस रिव्यू को कंक्लूड करें, और जो कंक्लूजन है उसमें हम बेसिकली आप लोगों को एजुकेट भी करना चाह रहे हैं अबाउट दिस न्यू कार, और इसकी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है जब ओनर ने गाड़ी खरीदी है, और मार्केट का रिस्पॉन्स भी कुछ हम लोगों को समझ आया कि इतना अच्छा नहीं रहा अभी तक. तो क्या आप अभी भी अपने डिसीजन से खुश हो या डू यू रिग्रेट बाइंग दिस कार? Shahil bhai, I think I am completely satisfied with my decision. Any user, any prospect, any potential buyer जो कि इस गाड़ी को consider करेगा, उसको मैं यही कहूँगा कि इस मार्केट में ऑफरिंग्स जो इसकी की कंपेटिटर्स हैं उनके साथ एक बार इसका की कंपैरिजन जरूर करें. जो इसके अंदर एडिशंस हैं जो कि उनमें नहीं है, सच एज डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें है. इसमें जो MID डिस्प्ले है दैट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस हैं. ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स विद लंबार सपोर्ट जो कि आपको टूसॉन और स्पोर्टेज हाई एंड AWD गाड़ी में मिलते हैं, वो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल रहे हैं. अगेन इन कंपैरिजन आई थिंक इट्स अ वेरी कंपेलिंग बाय फॉर एनी प्रोस्पेक्ट, और आई थिंक इट शुड बी गिवन इट्स फेयर चांस. आई थिंक यू वुड आल्सो एग्री विद मी. बिल्कुल. कि कंपेयर टू द मार्केट ऑफरिंग सिविक एंड कोरोला, इसको अपनी जगह बनाने का मौका जरूर दें. टाइम विल टेल कि दिस इज अ फेलियर और सक्सेस इन द पाकिस्तानी मार्केट, बट फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक दिस शुड बी गिवन इट्स फेयर चांस. डेफिनेटली आई थिंक कि इस गाड़ी को फेयर चांस वाकई मिलना चाहिए. सब बातें अपनी जगह, हमने जो इसका मजाक उड़ाया इस गाड़ी की कुछ चीजों का वो अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ऑब्वियसली एक प्रेफरेंस है. और अगर मैं ये चीजें देखूं, जिस बंदे को IMID सेटिंग्स चाहिए इस गाड़ी के अंदर, यस दे आर देयर. सिविक के अंदर तो यहाँ तक प्रॉब्लम है कि आपको ये नहीं पता लगता कि आपका दरवाजा कौन सा खुला हुआ है. उसके अलावा जो चीजें मैं पहले भी अच्छी बता चुका हूँ, ऑटो ट्रंक रिलीज है इसके अंदर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे सिविक बायर्स को, सिविक ओनर्स को मैं जानता हूँ
जिन्हें कंप्लेंट है उस गाड़ी के कंफर्ट लेवल से, सीट कंफर्ट से, ड्राइविंग सीट के पोस्चर से, वो ये है कि उस गाड़ी में लंबर सपोर्ट नहीं है, और वाकई में ये प्रॉब्लम है। स्पेशली जिनके पास लेदर पैकेजेस हैं वो थोड़े हार्ड हैं, पुराने वाले, नए शायद थोड़े बेहतर हो गए हो। बहरहाल इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक लंबर सपोर्ट है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, स्पेशली फॉर द ड्राइवर ऑन लॉन्ग जर्नीज। और पैसेंजर साइड भी जो सी है इसकी वो एडजस्टेबल है। सिविक में तो अच्छा खासा बंदा बैठा हुआ समझता है जैसे मेरा कद छोटा हो गया, उसकी सीट बहुत नीची है। पहले भी मैं शायद डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डरली पीपल हैव एन इशू विद दैट लो सीट। सो यस, अ लॉट ऑफ फीचर्स इन दिस कार आर देयर जो कि इसको एक स्वीट स्पॉट पे लेकर आते हैं। वो छोटी छोटी चीजें जो मिसिंग हैं, ये जो वो कोई बहुत ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है कि इट्स अ डील ब्रेकर। यस, डेफिनेटली इस गाड़ी को एक चांस मिलना चाहिए, अदरवाइज वही हम टोयोटा और होंडा की मोनोपोली और उनके रेमो करम पे बैठे रहे। बिल्कुल अली, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। आई रियली थिंक कि इस गाड़ी को अभी मार्केट में अपनी जगह बनानी चाहिए, और एक बड़ी अच्छी कंपेलिंग अगेन प्रोडक्ट है ये, और इस कैटेगरी में ये मेरे ख्याल से तो जो फीचर्स के साथ आई है इसको एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनना चाहिए। खैर व्यूअर्स, ये तो था हमारा Hyundai Elantra का डिटेल्ड ऑनर्स रिव्यू, जिसमें हमने आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स और जो एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपनी जो राय है हमसे शेयर करें बाय कमेंटिंग डाउन इन द वीडियो, और उसके अलावा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियंस असद। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।